नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में हूं और मुजफ्फरपुर में लोकसभा का चुनाव 5वें चरण में होना है, यानी 20 मई को चुनाव होना है। मुजफ्फरपुर में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, चूँकि निवर्तमान सांसद अजय निषाद इस बार दूसरे सिंबल से यानी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर राजभूषण चौधरी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए अजय निषाद जी हैं। सर, न्यूज़ टाइम्स बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद सर। सर, पार्टी के प्रति वफादारी में कहाँ कमी रह गई कि आपको टिकट से वंचित कर दिया गया? तो प्रदेश बीजेपी बिहार बताएगा, क्योंकि नई नई कहानियाँ रोज बनाते थे। मैंने बोला कि भाई 4,10,000 वोट से हम चुनाव जीते, अब बिना मेरे संज्ञान में, बिना मेरे बताए हुए अपनी टिकट काट दिया। जबकि पिछला चुनाव काफ़ी अंतर से जीता था आपने। फांसी की भी सज़ा होती है तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। आपने तो भी मुझे नहीं पूछा। जब मैंने बताया कि 4,10,000 वोट से चुनाव जीते हैं तो इसमें बोले 3 लाख वोट तो ऊपर वाले का है। तो इस तरह से समझिए कि एक तरह से हमको ऊपर वाले का मतलब ये नहीं समझ में। आप समझ लीजिएगा, समय आएगा तो अभी समझ जाइएगा। जनाधार जो होता है, पिछली जब 2014 की चुनाव हुई थी तो 2,10,000 वोट से हम चुनाव जीते थे। उस समय था कि भाई पिताजी के जगह पे ही आए हैं, पिताजी का नाम था, पिताजी उस समय जीवित भी थे, तो उनका आशीर्वाद रहा। उनका ये जो 4 टर्म का जो लोकसभा वो सदस्य रहे, उनका जो भी मेहनत से जो लोग बनाए गए थे, जो काम उन्होंने किया था, उसके दम पे हमको जीत मिला। 2018 में जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जब हम पुनः चुनाव लड़े तो 4,10,000 का आंकड़ा में पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं अच्छा काम हम किए होंगे, लोग के बीच में अच्छा से रहे होंगे, लोग से अच्छा बात किए होंगे, लोग से अच्छे से मिले होंगे, उसी कारण वोट बढ़ा होगा। संख्या तो उतना ही था, उसमें 1-1.5 लाख वोट बढ़ा होगा, लेकिन हमारा संख्या तो सीधा डबल हो गया। लेकिन इस तरह से बिना बताए हुए किसी को टिकट कर देना कहीं से निश्चित नहीं है। मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंचा। मैं माननीय राहुल गांधी जी का और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और डॉक्टर अखिलेश सिंह जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सही समय पे हमको सिंबल दिया और चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं इतना ही चाहूँगा कि उनके मान सम्मान के लिए मैं ये चुनाव जीत के उनको दिखाऊँगा। अच्छा, ये पार्टी की तरफ से ये एक तर्क दिया गया कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हावी था, जिसकी वजह से आपको इससे वंचित किया गया। इसमें कितना सच्चाई? अब तो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। वैसा कुछ नहीं था, किसी के कहने पे मेरा टिकट काटा गया। अच्छा, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है इसमें? हाँ, लग रहा था कि अति पिछड़ा समाज का है। अगर ये तीसरी बार चुनाव जीत जाएगा तो हो सकता है भाजपा इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और ज़्यादा दायित्व देगी। तो सभी लोग अपने अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए कि कहीं मेरा पद न छीन जाए, इसके लिए मुझे साजिश करके मेरा टिकट कटवा दिया। सर, 2019 और 2014 में आपने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, उसके पास एक मजबूत चेहरा था जो पूरे देश में उस चेहरे पे चुनाव जीत रहे हैं उस पार्टी। इस बार आपका सिंबल भी चेंज है, पार्टी नेतृत्व भी चेंज है। इस बार कितना चैलेंज है आपके लिए? देखिए, अब जनता बहुत जागरूक हो गई है और जिस तरह से इनकन्सिस्टेंसी क्या बोलते हैं, हाँ, जो भी हिंदी शब्द मालूम नहीं, तो जो विरोधाभास जो क्षेत्र में हो जाता है तो सभी नेता का होता है, सिर्फ अजय निषाद पर ही लागू नहीं होता। हो सकता है शीर्ष नेतृत्व जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में भी यही ख्याल हो जनता का, तो उसका रिजल्ट तो अब 4 तारीख को पता चलेगा ना। जितने भी एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं आ रहे हैं, नॉमिनेशन में आ रहे हैं, सभा में आ रहे हैं, सभी की जगह खाली रहती है। और हम लोग के नेता जो हैं जिनके नेतृत्व में आगे बिहार में लड़ना है, माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, मुकेश सहनी हैं और हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये जब मंच पे आते हैं तो पूरा मंच भरा पड़ा रहता है। तो ये भी देखने की ज़रूरी है, देखने का नज़रिया है। एक तरफ कहाँ भीड़ जा रही है, एक तरफ कहाँ भीड़ गायब हो रही है, इससे पता नहीं चल रहा है आपको। हम लोग आपके सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म को वॉच करते हैं, जिस तरह से आप जनसंपर्क में आपको अपार समर्थन मिलता है, उससे तो कहीं नहीं दिखता है कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोध का लहर है। देखिए, जनता में क्या होता है, एक सच्चे नेता का एक धर्म होता है कि अगर आपके पास कोई भी आदमी आता है, कोई भी जनता अगर कोई समस्या के लिए आता है तो उससे जाति नहीं पूछे, उससे पार्टी नहीं पूछे, उससे ये नहीं पूछे कि आपने चुनाव में मेरा मदद किया है कि नहीं। उनका जो भी समस्या है ईमानदारी से सुनिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। मैंने 10 साल वही किया और इस कारण जहाँ लोग हैं, हर लोग दिल खोल के स्वागत करते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में उनको मैंने मदद जरूर किया है। चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी को, हर पार्टी के लोग जब भी मेरे दरवाजे में आए हैं निराश होकर नहीं गए।
राजनीति आपको विरासत में मिला, आपके पिता भी सांसद रह चुके हैं और काफ़ी कद्दावर नेता थे बिहार के। उसके उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना आपके लिए कितना चैलेंज है? 2 बार सांसद के रूप में उनके अधूरे सपने को कहाँ तक पूरा कर पाए हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर विकास का जो गति पकड़ना चाहिए था वो नहीं पकड़ा, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। 17-18 साल उनके कार्यकाल का हो गया, लेकिन अभी तक ले जो रोजगार के लिए जो काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। ज़मीनी स्तर पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं आई जिससे रोजगार सृजन हो सके। जब बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लाइएगा तो उससे 2 फायदा होगा, एक तो रोजगार सृजन होगा और दूसरा जीएसटी के रूप में आपको बहुत अच्छा रकम आएगा। तो आज जो बिहार सरकार जो अपने संसाधन से जितना विकास बिहार में विकास होना चाहिए नहीं हो पाया, तो उसका सबसे बड़ा कारण इनके पास धन नहीं है। वही कंपेयर आप गुजरात से करिएगा जीएसटी का, तो उसका जीएसटी का देखिए कि सालाना कितना आ रहा है, मुंबई का कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो आप कहीं भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको जीएसटी से बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे पर आपको ध्यान फोकस करना चाहिए, जो बिहार में पिछले नीतीश सरकार से बंद है। कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ उनके याथी में नहीं आया है, तो एक बार इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। रोजी रोजगार आप जब बिहार में उपलब्ध कराएंगे तो लोग पलायन नहीं करेंगे। आज के डेट में आप देखिए वोट का परसेंटेज जो गिरा है, जो अभी आप देख रहे हैं कि 42%, जिसे लेकर दोनों गठबंधन हैरान है कि आखिर इतना प्रतिशत सबसे बड़ा कारण भी है लोग पलायन भी कर गए बहुत मात्रा में, रोजी रोजगार से बाहर चले गए हैं, तो उस कारण भी वोट परसेंटेज गिरा है। दूसरी बात है कि गर्मी प्रचंड है, उस कारण भी गिरा है। लोगों में उत्साह नहीं है, जो उत्साह 2019 के चुनाव में था वो तो उत्साह दिख नहीं रहा है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। बीजेपी भुना रही है इस बात को कि जो कई 100 साल से जिस काम को किसी पार्टी ने नहीं कर पाया, राम मंदिर, 100 साल से जिस काम को किसी पार्टी ने नहीं कर पाया, राम मंदिर, उसको मोदी जी ने किया। उसके अलावा मोदी जी की गारंटी चल रही, जहाँ सबकी गारंटी ख़त्म हुआ वहाँ मोदी जी की गारंटी शुरू होती है। और 2 चरण के बाद मोदी जी लगातार एक ख़ास विशेष समुदाय पर अटैक भी कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले। इसको आप किस रूप से ले रहे हैं? एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का सब, कहीं ना कहीं जो जनता का रुख, जो रुझान आ रहा है, और 2 चरण के बाद मोदी जी 400 पार का नारा भी नहीं लगा रहे हैं। देखिए, जो जनता का रुझान आ रहा है उससे एनडीए सरकार घबरा गई है। और जहाँ तक राम मंदिर का है, तो राम मंदिर के नीचे ये नहीं लिखा हुआ है कि बीजेपी का है, वो सबके लिए है। जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं सबके लिए राम मंदिर है। इनका श्रेय में यही हो सकता है कि इनके कार्यकाल में राम मंदिर का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय हुआ, जिसका ये फ़ायदा लेने में जुटे हैं। आपको एक और वाक्य ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। बहुत पहले हम लोग का यान मंगल पे गया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे जनता के सामने चिल्ला के बोल रहे थे कि 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हम अपना यान मंगल पर भेज दिए। ये 15 या 16 की बात है। कोई भी यान का जो मिशन होता है वो 7 साल 8 साल पहले से निर्धारित होता है, उसके लिए बजट का प्रावधान होता है, तब जाके 7 साल 8 साल लगता है, तब जाके वो मिशन कामयाब होता है। तो उनके कार्यकाल में तो नहीं हुआ था, ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में ये मिशन का नींव रखा गया था, जिसका फ़ायदा इनके कार्यकाल में हुआ, ये लेने के लिए हुआ। तो कोई भी चीज़ का होता है कि जो समय रहता है, जिसके कार्यकाल में मिल जाता है तो उसका फ़ायदा लेने लगते हैं। और राम मंदिर पर जहाँ तक है जनता समझ चुकी है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। सर, आपको फिर से मुजफ्फरपुर से लोकसभा के लिए चुनकर जाने का मौका मिलता है, तो वो कौन से काम है जिसको करना बाकी और दिल में ये कचोटता है कि पहला काम मैं उसको करूँगा फिर से आने के बाद? देखिए, अब समीकरण बदल गया है। पहले जिनके पास जाते थे, जिनके पास नहीं जाते थे, अब तो सब जगह जाना पड़ रहा है। तो जनता के बीच में जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे, उसके बाद प्राथमिकता तय करेंगे। पिछले 10 साल में किस विकास के मामले में किस काम को अपना सबसे बिग अचीवमेंट यानी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? 10-12 काम हैं ऐसे। 1-2 काम सर बताएं। एक तो नया NH मिला 527C मझौली से चुरौर तक, जिसका 90% काम पूरा हो गया है। ये करीब 1025 या 30 करोड़ का काम है। पुल का काम बाकी है, उसका टेंडर प्रक्रिया हो गया है। मेरे कार्यकाल में यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बना। मेरे कार्यकाल में यहाँ, आपको याद होगा, 2015 में चमकी बुखार से बहुत सारे बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 100 दिन के अंदर में पिको हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। और आज हॉस्पिटल बनने के बाद उत्तर बिहार के जितने भी चमकी बुखार से जो बच्चे पीड़ित होते हैं, सब इलाज के लिए यहीं आते हैं। दूसरा, पासपोर्ट ऑफिस पटना के बाद मुजफ्फरपुर नहीं खोला। इसके अलावा आप देखेंगे कि 434 करोड़ रुपया स्टेशन को मिला है।
मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को। उसके बाद रामदयालु नगर और ढोली स्टेशन को मिला है। रेलवे का दोहरीकरण का काम जो रामदयालु नगर से हाजीपुर था वो मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। जितने भी हमारे क्षेत्र से गुजरने वाले रेलवे लाइन है सभी का विद्युतीकरण मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। तो इससे समेत बहुत सारे काम हैं। एक काम जो छूटा हुआ है, जो सबसे पुराना NH जो है बरौनी से मुजफ्फरपुर NH 28, इसको 4 लेन पहले होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ। क्या फिर से मौका मिलने के बाद इस काम के लिए पहल करेंगे? नहीं, पहले से पहल कर रहे हैं। DPR UPR बनने का मामला आ गया है, लेकिन इसको जल्दी बनवाएंगे हम। आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी, इससे पहले भी आप उनको हराए, फिर से आपके सामने हैं, लेकिन सिंबल चेंज है। क्या लगता है इस बार आपके लिए राह आसान है या मुकाबला है? देखिए, वो चुनाव 2019 में लड़े, उसके बाद मुजफ्फरपुर के क्षेत्रफल से गायब हो गए अपने। फिर वो हॉस्पिटल में लग गए, इलाज में लग गए, जनता के बीच में रहे नहीं। कोई उनको सही ढंग से जानता भी नहीं है। सीधा पैराशूट से कूद के मुजफ्फरपुर में आ गए। तो इस बार लड़ाई जो है बाहरी और भीतरी का है, स्थानीय का है। और जो दुख में खड़ा मिलता है जनता उसी को पसंद करती है। अच्छा सर, एक आपका कोरोना काल का एक मैसेज वायरल हो रहा था जो किसी खास समुदाय की तरफ था, क्या ये कितनी सत्यता है इसमें? वो सब उसका सफाई देती है। सफाई दे दी है। सर, मेरे माध्यम से मुजफ्फरपुर वासियों को, जो आपके मतदाता हैं, उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर में विकास की गति को आयाम देना है और जनता का मूड मिजाज चेंज हो रहा है। तो कोई इफवट मत सोचिए, अपना एक एक वोट जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को दीजिए और उनको विजय बनाइए। कितने अंदर से जीतिएगा इस बार? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा या बराबरी होगा? जीत होना चाहिए और जीत अच्छे खासे मार्जिन से होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देख